हेलो। हाय, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। फटाफट जुड़ जाइए आप सभी लोग। आज क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था दांडी यात्रा के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि कैसे महात्मा गांधी, है ना, नमक कानून को भंग किए थे, नमक कानून को कैसे भंग किए थे। ये बात हमने लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। अब आइए हम आगे की बातें करते हैं। अब आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्त, आपको मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर से बता रहा हूँ। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो सर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। ये बात मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मैंने कब हुआ था? आंसर है सर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। अब मैंने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर आंदोलन करवा दिए थे इसको, है ना। यानी जो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था ना, ऐसी तरीके से इसमें भी बहुत सारी जनता भाग ले ली, है ना, क्योंकि इसमें निम्रता पूर्वक अवहेलना करना था, तो बहुत सारी जनता भाग ले ली थी। इसमें भी बहुत सारी जनता भाग ले ली थी, तो ये भी बहुत ही बड़ा आंदोलन बन गया था, ऐसा नहीं था। तो ऐसे में अब जितने भी लोग रहते हैं, अंग्रेज के अधिकारी रहते हैं, वो इस आंदोलन से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हेल्प एक तरह से असहयोग आंदोलन के जैसा ही था, जिसमें हेल्प नहीं करना था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग भाग ले लेते हैं। अब ऐसा होता है कि इसमें जो आंदोलन अपनाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, जो आंदोलन कराया जाता है, इसमें महात्मा गांधी की मांगे रहती हैं, और इस मांग में उनका ये रहता है कि बहिष्कार करो। किस चीज का? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। ये महात्मा गांधी का कहना था कि जितनी भी विदेशी वस्तु जो अंग्रेज हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ ला करके हमको ही बेच रहे हैं, उसका क्या करो? बहिष्कार करो, और स्वदेशी अपनाओ, यानी अपने देश के जो सामान बन रहा है उसको अपनाओ। चरखा अपनाओ, माने चरखा उरखा चलाओ सब, है ना। और अंग्रेज का आज्ञा को नहीं मानना है। ये सब बातें बोल रहे थे कौन? आंसर है सर महात्मा गांधी। और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण था दांडी यात्रा, जो हम लोग कल कवर किए थे। अब जब ये सब बात बोल रहे थे ना कि बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, चरखा चलाओ, और अंग्रेज का आज्ञा को मत मानो, ये सब बात गांधी जी का सभी लोग मानते थे, सीधी सी बात है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ी चर्चित व्यक्ति थे, है ना। अब ऐसे में अंग्रेज क्या होता है, बड़ा ही परेशान हो जाता है, बड़ा ही परेशान हो जाता है। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा होता है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा होता है दोस्त, तो उस समय, अच्छा हम भेज देखते हैं उसको, लेक्चर में से कंप्लीट कर लीजिएगा लोग, अगर कटा हुआ होगा तो बाय मिस्टेक, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ दोस्त कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। कौन थे दोस्त? लॉर्ड इरविन थे, ठीक है ना। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था भारत में, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर लॉर्ड इरविन थे। अब लॉर्ड इरविन और जितने भी अंग्रेजी अधिकारी थे बेचारे इस आंदोलन से परेशान हो गए होते हैं। और इरविन फोन लगाता है, हेलो, हाँ हाँ, इंग्लैंड से, हाँ हाँ, देखिए गांधी जी एक आंदोलन फैलाए हैं, और ये सब इनका ये मांग है, और जनता भी इन्हीं के साथ है, बहुत परेशान हो गए हैं हम तो, बोलिए क्या क्या आ गया है। ऐसे फोन करता है लॉर्ड इरविन अंग्रेज बा सबके पास। अब होने से आता है, हाँ हाँ इरविन, इरविन भाई काम करो, गांधी जी के भेज दो इंग्लैंड। ऐसा फोन आता है। कहाँ से सर? तो फोन आता है इंग्लैंड से। किनके पास? लॉर्ड इरविन के पास। बोलता है कि, बोलता है सब अंग्रेजों सब कि भेज दो, है ना, गांधी जी को भेज दो। कहाँ पे? इंग्लैंड भेज दो। और हम पूछेंगे कि बताओ, मतलब गांधी जी से हम पूछेंगे लोग कि बताइए आपका क्या मांग है ना। तो भाई ये जो है लॉर्ड इरविन बेचारा मान जाता है कि चलिए ठीक है, इतनी ही ना बात है, मैं भेज दूंगा गांधी जी को, गांधी जी को मैं भेज दूंगा आपके पास। तो अंग्रेज सब बोलता है कि ठीक है भाई भेज। तो होता क्या है इस संबंध में, लंदन में लंदन में लंदन में दोस्त गोलमेज सम्मेलन बैठाया जाता है। लंदन में दोस्त गोलमेज सम्मेलन बैठाया जाता है। ये गोलमेज सम्मेलन सर कौन सा बवाल है? तो गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है कि एक मेज रहता है, ऐसे मेज, ऐसे ना करके, एक मैं टूल ला रहा हूँ इधर से, टूल उधर नहीं है, टूल ला रहा हूँ। देखो टूल में क्या होता है, ये मेज है, गोल मेज,
अब इस गोल मेज के चारों तरफ क्या कर लिया जाता था, आदमी को बैठा दिया जाता था, है ना। आदमी को बैठा के क्या किया जाता था, सम्मेलन किया जाता था। तो क्या किया जाता था, बात किया जाता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो क्या होता था, गोलमेज सम्मेलन में बुलाना था किसको, गांधी जी को। अब बुलाना इसलिए था क्योंकि जो मांग था उसको पूरा करना था। तो ऐसे में क्या हुआ कि बुलाने के लिए खूब रिक्वेस्ट किया, कौन, लॉर्ड इरविन, है ना। तो लेकिन गांधी जी चूंकि आंदोलन कर लिए थे, आंदोलन करके बैठे थे, आंदोलन करके बैठे थे, तो गांधी जी वहां नहीं जाते हैं, गांधी जी वहां नहीं जाते हैं। कहाँ पे, लंदन में गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, लंदन में हुआ सर, लंदन में हुआ। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, एक बार प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहली बार गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा, पहली बार गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था, है ना। दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। तीसरी बार, है ना, तीसरी बार गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। याद रखना है मेरे दोस्त, पहली बार 1930, दूसरी बार 1931 और तीसरी बार 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लेकिन पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए, पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, है ना। और बोलते कि ना हमको भाग नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ये तो लॉर्ड इरविन मतलब जो मनाने गया था तो माने नहीं थे, क्योंकि इधर वो गांधी जी असहयोग आंदोलन, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, तो ये माने नहीं थे बात, और बोल दे कि जाओ हम नहीं जाएंगे। अब होता क्या है, होता क्या है ना, होता है कि लॉर्ड इरविन फोन लगाता है। हाँ हाँ, देखिए ना, गांधी जी बोल रहे हैं ना कि हम ना आए, है ना। तो अंग्रेज सब बोलता है सब, हैं सुना, अगर कसहूं तरह गांधी जी के भेजे के बाद ना भेजबा तो हम क्या करम, तब जॉब से निकाल दें। अब बेचारा लॉर्ड इरविन घबरा गया, निकाल देगा वो हमको जॉब से, निकाल देगा, है ना, वो जॉब से हमको निकाल देगा। ऐसे में गांधी जी थोड़ा मान जाते हैं, पिघल जाते हैं, बोलते कि चलो हम तुमसे पहले समझौता करेंगे तब जाएंगे। अब लॉर्ड इरविन को कसहूं भेजना था, अंग्रेज थोड़ी ना ये कहा था कि ये वो करना, तुमको कसहूं भेज देना है गांधी जी को, ये बात बोला था अंग्रेजवा सब। अब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में समझौता होता है। याद रखिएगा दोस्त, गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब होता है, 1931 ईस्वी में, 5 मार्च 1931 ईस्वी में इन दोनों के बीच समझौता होता है। कब, 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है। तो गांधी जी का मांग होता है ना, गांधी, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा एक बात और, गांधी और इरविन का जो समझौता है ना वो कहाँ पर होता है दोस्त, दिल्ली में होता है। कब होता है, 5 मार्च 1931 ईस्वी में होता है। इसीलिए हम इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। किसको, इस सम्मेलन को, याद रखना, इस समझौता को, ठीक है, इस समझौता को हम लोग दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इनकी मांग क्या था सर, ये अब भाई मांग रखेंगे ना, समझौता होता है, क्यों, कुछ मांग रखा जाता है उस समझौता में। तो गांधी जी उस समझौता में कहते हैं, गांधी जी उस समझौता में कहते हैं, है ना, गांधी जी उस समझौता में क्या कहते हैं कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दो, जितने भी राजनीतिक कैदी है उसको क्या कर दो, रिहा कर दो। तो लॉर्ड इरविन इस बात को मान लेता है, और जितने भी राजनीतिक कैदी रहते हैं, राजनीतिक कैदी का मतलब कि जो लोग भी देश के लिए आवाज उठा रहे थे कि देश के लिए, देश के हित में, उसको हम उन कैदियों को बोलते हैं राजनीतिक कैदी, ठीक है। जो लोग मान लीजिए देश के प्रति लड़ रहे हैं और उसको अब जाके जेल में बंद कर दीजिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक कैदी। जैसे मान लीजिए मनीष कश्यप एक तरह से, मनीष कश्यप जैसे मान लीजिए बिहार के लिए एक तरह से लड़ रहे थे कहीं ना तो कहीं, तो वो भी एक राजनीतिक कैदी हुए, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे भाई उस समय क्रांतिकारी बहुत थे जो जिसको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में, गांधी जी ने इस समझौता का नाम क्या था, दिल्ली पैक्ट, क्योंकि दिल्ली में हुआ था। इस दौरान महात्मा गांधी अपने मांग की है कि जितने भी क्रांतिकारी है उसको क्या कर दो, जेल से रिहा कर दो। अब लॉर्ड इरविन इनके बातों को काटता नहीं है और इनके बातों को क्या कर लेता है, मान लेता है। लेकिन उसी बीच में ना, उसी समय महात्मा गांधी से एक भूल हो जाता है। महात्मा गांधी से क्या हो जाता है दोस्त, भूल हो जाता है। महात्मा गांधी से भूल ये हो जाता है, महात्मा गांधी से भूल ये हो जाता है, मनीष बहुत पिटाएगा, समझ गए, बहुत पिटाओगे बचवा, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, कमेंट सेक्शन पे है, देख रहे हो ना मनीष, बढ़िया कहने हैं, देख बाबू,
दांत तोड़ दे हम तार। कौन फालतू का कमेंट नहीं, जब पूछू तभी कमेंट, और जब बात बोलना बंद कर दो तो कमेंट कर लेना भाई। सुनो, इंपॉर्टेंट बात है, कहानी की तरफ पढ़ा रहे तो तुमको गधा जैसा लग रहा है हा? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोस्त कि लॉर्ड इरविन इनके बातों को मान लेता है और जितने भी क्रांतिकारी रहते हैं उनको क्या कर देता है, रिहा कर देता है। लेकिन इसी दौरान महात्मा गांधी से ये भूल हो जाती है, महात्मा गांधी से ये भूल हो जाती है कि वो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के बारे में ये नहीं कह पाते हैं कि उनको भी रिहा कर दो। इसीलिए महात्मा गांधी को विरोध किया जाता है और लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी के मतलब महात्मा गांधी कहाँ था उन तीनों के फांसी चढ़ाने में। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, वो बेचारे भूल गए थे गांधी जी भी, क्योंकि गांधी जी क्रांतिकारियों को तो रिहा करवा लिए थे और ये भी क्रांतिकारी ही थे, जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे और जो आपका ये थे राजगुरु थे, ये तीनों के तीनों क्रांतिकारी ही थे। लेकिन याद करिए सॉन्डर्स का हत्या किए थे इन लोगों ने, क्योंकि लाला लाजपत राय को लाठी से मार दिया था सॉन्डर्स, मैंने लाठीचार्ज के दौरान आदेश दिया था, तो भाई सॉन्डर्स के कारण ही ना मरे थे लाला लाजपत राय, जिस वजह से वो तीनों लोग इसको मार दिए थे, तीनों लोग सॉन्डर्स को मार दिए थे। अब उसी के संबंध में गिरफ्तार हो गए थे, तो थे ये भी क्रांतिकारी तीनों। लेकिन जब सॉन्डर्स का पता चला कि हत्या किया है उन लोगों ने, तो उन लोगों को फांसी का सजा सुना दिए। और गांधी जी गलती से ये कह दिए होते कि इनको गिरफ्तार नहीं करो, बोले इनका भी आजादी चाहिए, तो आज भगत सिंह भी जिंदा होते हैं, सुखदेव भी जिंदा होते हैं और राजगुरु भी जिंदा होते। आज मतलब कि उस समय, समझ गए, ठीक है। लेकिन इनसे भूल हो जाती है और फिर उनको फांसी दे दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है, गांधी जी का लोग विरोध करने लगते हैं, गांधी जी का लोग खूब विरोध करते हैं, बोलते हैं कि गांधी जी हाय हाय, अगर गांधी जी चाहते हैं, है ना, गांधी जी चाहते तो ऐसा नहीं होता, है ना, ठीक है, गांधी जी चाहते तो ऐसा नहीं होता और हम लोग आजाद हो जाते हैं, हम लोग को आजादी मिल जाता है ना। तो अब ये सब घटना खत्म हो जाने के बाद महात्मा गांधी 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो बिहार बोर्ड सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी कौन सा सम्मेलन में भाग लिए, तो याद रखना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कौन सा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। पूछेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ। पहल का 1930 ईस्वी में हुआ। पहल का में गांधी जी भाग लिए? आंसर है नहीं, है ना। ध्यान रखेगा, भले पहला में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, लेकिन अंग्रेज सब बोल रहा था कि जिसको जिसको आना है आ जाओ लंदन, हम गोलमेज सम्मेलन बैठा रहे हैं जिसमें अपने बातों को आप कह सकते हो। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। भीमराव अंबेडकर जो थे, पहचान रहे हो ना, संविधान के निर्माता, समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो लोग? यस। तो संविधान के निर्माता जो भीमराव अंबेडकर थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो बिहार बोर्ड अगर पूछा कि बताइए ऐसा कौन सा भारतीय है ना, ऐसा कौन सा भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी पहलका में भाग नहीं लिए थे। महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरका में। तो जब महात्मा गांधी दूसरका गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वहां पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं दोस्त? लंदन जाते हैं, लंदन जाते हैं। तो जब वो लंदन जा रहे होते हैं, कौन? महात्मा गांधी। तो जब महात्मा गांधी लंदन जाते हैं, तो ऐसे में जब एंट्री करते हैं लंदन में, तो उनको ना, चूंकि आपको पता है महात्मा गांधी उस समय तनी धोती कुर्ता पहनते थे। क्या हो, जब से ये बोले थे स्वदेशी अपनाओ, तब से ये कहीं धोती है, एक ही धोती है, कहीं से मार के चलते थे, दम धुआं के मार के, ऐसे लठिया लेके ऐसे ऐसे कर लेते थे। यस, ऐसे ही चलते थे, है ना, ऐसे चलते थे महात्मा गांधी। और खूब अपना पहुंच गए लंदन। पहुंच गए तो इनको एक व्यक्ति मिलता है, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल पहचानता नहीं है और बोलता है कि ई कहाँ के अर्ध नग्न फकीर आ गया, ई कहाँ से अर्ध नग्न फकीर आ गया, है ना, ये बिना कपड़ा वाला कहाँ से आ गया भैया, आधवा कपड़ा पहन के, वो इंग्लैंड में, लंदन में जो लंदन राजधानी है ना इंग्लैंड का, कहाँ से आ गया ये? तो सबसे पहली बार बिहार बोर्ड में सवाल पूछेगा कि अर्ध नग्न फकीर, है ना, महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो याद रखना विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को सबसे पहली बार अर्ध नग्न फकीर कहा था, माने आधा कपड़ा पहनने वाला आदमी, आधा कपड़ा पहनने वाला आदमी। तो होता क्या है, इनको कहता है काची, तो आंसर है अर्ध नग्न फकीर। ठीक है। अब क्या होता है दोस्त, अब क्या होता है
कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों लोग भाग लेते हैं। पहला में सिर्फ और सिर्फ जाके कौन भाग लेते हैं? पहला में भाग लेते हैं भीमराव अंबेडकर। जब दूसरा में भाग लेने जाते हैं दोनों लोग, तो ये जो भीमराव अंबेडकर थे, गांधी जी तो अपना मांग रख ही रहे थे, उसी से पहले भीमराव अंबेडकर बोल दिए अंग्रेजवा सबसे कि देखिए जितना भी नीच जाति के लोग हैं, जितना भी हरिजन लोग हैं, उन सबके लिए हम लोगों को एक अलग क्षेत्र बना दीजिए, हम लोगों का अलग वोट होगा और हम लोगों का अलग वोट होगा और उसमें केवल और केवल नीच जाति के लोग ही क्या करेंगे, खड़ा होखेंगे और वही लोग जीतेंगे वहां पर। ये अपना मांग रखे कौन? तो आंसर है भीमराव अंबेडकर। ये भी अपने जगह पर भीमराव अंबेडकर बहुत ही सही थे, क्योंकि बहुत पहले दोस्त ना बहुत ही नीच जाति के लोगों के साथ बहुत ही अन्याय किया गया है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई भगवान का मंत्र पढ़ दिया नीच जाति के लोग, तो उसके जिभवे काट देता था सब, समझ गए। और मान लीजिए किसी के घर गलती से कोई चला गया, लात पे डाल दिया, तो पूरा धोवाता था सब, है ना। मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति इनके घर पे आ गया, तो हाथ धोना होता था, हाथ गोड़ बढ़िया से धो पानी उन्हीं से, तो बड़ा ही प्रॉब्लम होता था। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जाकर के बोलते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कि हमको ये अधिकार चाहिए। तो महात्मा गांधी के बोलते हैं उसी समय ना इना होके चाहिए। अब भाई महात्मा गांधी भी अपने जगह पर सही थे और भीमराव अंबेडकर भी अपने जगह पर सही थे। अब आपको ये सर महात्मा गांधी क्यों अपने जगह पर सही थे? तो सर महात्मा गांधी अपने जगह पर इसलिए सही थे क्योंकि जो महात्मा गांधी थे ना, एक बार की बात होती है कि एक बार जब मुस्लिम अपना पार्टी बना लेता है, बहुत पहले, वो आपको नहीं समझना है लेकिन मैं बता देता हूँ महात्मा गांधी क्यों रुष्ट हो रहे थे इस बात से। तो वजह ये था कि एक बार की बात है, मुस्लिम लोग अपना पार्टी बना लिए थे और वो बोलते थे कि हमारे में वोट देना है और हम ही लोग जीतेंगे। तो वहां से ही देश की अखंडता बट जा रहा था। इसीलिए कहीं महात्मा गांधी डर रहे थे कि कहीं भीमराव अंबेडकर ये अधिकार मांग करके कहीं ऐथी ना कर लें, अपना एक अलग क्षेत्र ना बना ले। इसीलिए महात्मा गांधी बोलते कि ना ही ना होकर चाहिए, है ना, समझ गए। तो अब ऐसे में क्या होता है कि द्वितीय सम्मेलन में भी बात नहीं बनता है, द्वितीय सम्मेलन में भी बात नहीं बनता है, द्वितीय सम्मेलन में बात नहीं बनता है और महात्मा गांधी वापस वहां से आ जाते हैं ना। बात नहीं बनता और महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं, महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है मैं आगे की बात बताऊंगा, उससे पहले बताइए क्लियर है क्या? क्लियर है? हेलो हेलो, जल्दी से बोलो रे बाबा, बोलो ना रे, बोलो क्लियर है? अरे 1905-6 ईस्वी के तकरीब हुआ था, समझ गए शशांक? 1905-6 ईस्वी के तकरीब में वो घटना घटी थी, ठीक है। चल भाई बोल, क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर, ठीक है भाई। मजा आ रहा है? मजा कहानी सुनने में एकदम यार कहानी की तरह डील कर रहे हैं, अब क्या ही चाहिए आपको? यस सर, है ना, एकदम कहानी की तरह घोर के पिया रहे हैं, अब क्या ही दे हम आपको। ओ यूट्यूब तेरा क्या होगा रब जाने। भाई साहब यूट्यूब तो मेरा चल ही नहीं रहा है, इसको क्या हो गया? अबे तू क्यों रूठ गया? ओ घर आजा परदेसी, तू रूठ मत भाई। यार किसी आ गया। ओ भाई साहब इधर आ। बाबू, ओ बच्चा, बालक ठीक हो जा, 2 रुपया देंगे। ये भड़क गया मोबाइल बा। अब कमेंट यार कैसे पढ़ूं? कमेंट पढ़ने पड़ेगा हमको नीचे करके, अब यार बड़ी तकलीफ है। यस सर, नो प्रॉब्लम, ग्रेट, हाँ सर। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, पहले तो मैं इसको कर दूं डिलीट क्योंकि हो गया है गड़बड़। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब वहां पे क्या होता है दोस्त? बात नहीं बनता है, बात नहीं बनता और बात नहीं बनता है और महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं अपना भारत देश और भीमराव अंबेडकर भी आ जाते हैं।
और फिर तीसरा सम्मेलन होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो वापिस से दोस्त थी भीमराव अम्बेडकर भाग लेने जाते हैं। कहाँ पे? लंदन। लंदन जाते हैं 1932 ईस्वी में। और जो उस समय मांग रखे थे ना भीमराव अम्बेडकर की हमको अपना अलग एक क्षेत्र चाहिए, हमको अपना अलग एक पार्टी चाहिए जिसमें हम ही लोग खड़ा हो सके और हम ही लोग जीत सके, मतलब बहुजन बोल सकते हैं, मतलब हरिजन के लिए एक अलग सा सीट चाहिए जहां पर हम ही लोग खड़े हैं और हम ही लोग जीते। तो इसके लिए क्या करते हैं, तिसारका में जाके वो भाग लेते हैं दोबारा और बोलते हैं कि हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, माने अलग चुनावी क्षेत्र चाहिए, ये जिसको कि हम लोग बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। याद रखिएगा, जब अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्त? कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, इसकी घोषणा इंग्लैंड ने 1932 ईस्वी में ही कर देते हैं, जब भीमराव अंबेडकर तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं तब। अब क्या होता है, महात्मा गांधी जब वापस आते हैं ना लंदन से, तो अंग्रेजवा सब इनको गिरफ्तार कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्त? गिरफ्तार कर लेता है। कब? तो आंसर है सर, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं तब। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं तब। तो इनको पुणे जेल में जाके बंद कर देता है। कहाँ पे? पुणे जेल में। इनको? महात्मा गांधी को। अब आपको याद होगा महात्मा गांधी बड़ी तेज इंसान थे, है ना। जब भी जेल में बंद करता था सब अंग्रेजवा भूखे आसन पर रह देते थे, यानी भूख हड़ताल कर देते थे, खाते ही नहीं थे। और अंग्रेजवा सब डर जाता था सब कि भाई नहीं खाए तो कहीं मर मत जाए, और मर जाएगा लोग, मतलब महात्मा गांधी मर गए तो फिर क्या होगा, पूरा भारत के लोग हंगामा कर देंगे। तो भाई ये भूखे रहना शुरू कर दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, ये भूखा रहने लगे। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग है ना भीमराव अंबेडकर को समझाते हैं कि देखो तनी जाओ ना, देखो गांधी जी भूखे रहते हैं, मर जी हैं तो फिर दिक्कत हो जाए। तो भाई भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है कि जाके तनी मनावा उनावा उनका के। तो क्या होता है कि महात्मा गांधी को मनाने के लिए भीमराव अंबेडकर जाते हैं। महात्मा गांधी को मनाने के लिए कौन जाते हैं? भीमराव अंबेडकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्त? आंसर है वो जहां पर जेल में बंद किया गया था ना इनको, है ना, वहां पर ही ये जाते हैं जेल में मिलने के लिए। जेल में मिलने के लिए जिस दिन गए थे उस दिन का डेट क्या था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गए थे। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से जेल में मिलने गए थे। तो बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखना 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। उस दिन जाकर के भीमराव अंबेडकर खूब समझाते हैं कि देखिए ऐसा वैसा। तो महात्मा गांधी थोड़ा सा समझते भी हैं, लेकिन महात्मा गांधी भी अपनी बात रखते हैं। और तब जाके भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं कि जो यहाँ पर बोले थे ना कि हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, वो तो रहता है, लेकिन उसमें जो भीमराव अंबेडकर बोल दिए थे कि केवल और केवल इसमें नीच जाति के लोग ही वोट देंगे और नीच जाति के लोग ही जीतेंगे। तो इसको उन्होंने हटा दिया और बोला कि नहीं, वोट कोई भी देगा, है ना, और कोई भी जीतेगा। तो महात्मा गांधी खुश हो गए, है ना। और इन दोनों में क्या हुआ? समझौता हो गया। कब? तो समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चूंकि महात्मा गांधी जेल में चले गए थे और ज्यादा मतलब कुछ नहीं हो पाया, बाहर कुछ आंदोलन धीरे धीरे दबने लगा। और फिर धीरे धीरे 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। 1934 ईस्वी में क्या हो गया दोस्त? सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म, खल्लास, समझ गए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्ति कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो जी चलिए हम आगे की बातें शुरू करते हैं। तो अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिटेल में पढ़ लिए। यस गुरुजी, नो प्रॉब्लम। जी गुरुजी, ठीक है भाई, सुपर्ब। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया खल्लास, समाप्त। अब चलते हैं थोड़ा सा पहले। कहाँ चलते हैं? थोड़ा सा पहले चलते हैं। बात आती है 1900। अब देखो, अब तो यार और कहानी में ट्विस्ट आएगा, धुआं छोड़ा देंगे हम लोग। अब बात आती है कब की? 1928 ईस्वी की। बात कब की आती है? 1928 ईस्वी को। 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबू, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था दोस्त? मोतीलाल नेहरू। ये जो मोतीलाल नेहरू थे 1928 ईस्वी में ही इन्होंने अधिराज्य का मांग कर दिया। किससे? तो आंसर बर्केन हेड से बोल दिया कि हमको अधिराज्य चाहिए। अधिराज्य का मतलब कि हम लोग कम से कम आधवा शासन हम लोग करेंगे,
कौन बोल रहे थे? तो आंसर है मोतीलाल नेहरू, है ना। मांग कर रहे थे किससे? बर्केनहेड से, कि हमको अधिराज्य का हिस्सा चाहिए, यानी हम लोग चाहते हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने जगह पे हम लोग का सरकार बने। किससे किससे ये मांग कर रहे थे? तो अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था बर्केनहेड। कब? तो 1928 ईस्वी में। और जो अधिराज्य होता है दोस्त, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनियन। क्या बोलते हैं? डोमिनियन, सॉरी डोमिनियन बोलते हैं। तो ये डोमिनियन स्टेटस का मांग कर रहे थे कौन? तो आंसर है सर ये मोतीलाल नेहरू। कब? 1928 ईस्वी में। कब दोस्त? 1928 ईस्वी में, ठीक है। ठीक है दोस्त, क्लियर? या थोड़ा नेटवर्क इश्यू भी हो रहा है यार, दिमाग खराब हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? हाँ, तो मांग कर रहे थे कौन? मोतीलाल नेहरू, कि हमें अधिराज्य का अधिकार चाहिए, यानी कि हमें डोमियन स्टेटस का मांग कर रहे थे कौन? मोतीलाल नेहरू। कब? 1928 ईस्वी में। किससे मांग कर रहे थे? तो आंसर है सर बर्केनहेड। तो उसी समय बर्केनहेड बोलता है कि ठीक है, हम तुमको भारत का जो अधिराज्य है वो दे देंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। तो वो बोलते हैं कि कौन सा कंडीशन है? एक मिनट दोस्त। तो वो बोलते हैं कि कौन सा कंडीशन है? कौन? तो आंसर है मोतीलाल नेहरू। किससे? तो आंसर है सर बर्केनहेड से। तो वो बोलता है बर्केनहेड कि तुमको क्या करना होगा, मतलब मोतीलाल नेहरू से, क्योंकि पूरी तरह से समझ नहीं आया क्या बोल रही हो प्रतीक्षा। अरे क्या बोल रही हो, पूरी तरह से बोलो ना मेरे को। कहाँ से क्या नहीं समझ आया बताइए आप। दोबारा वीडियो देख लीजिएगा आप, नहीं तो कमेंट करिए कहाँ से समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दूंगा। बोलिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि वो जो बर्केन हेड था दोस्त, वो क्या बोला? वो बोला कि हमको क्या चाहिए? एक संविधान लिख करके दो, और ये पूरे भारत में बोलो, पूरे भारत के लोगों को बोलो कि ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर पूरे भारत के लोग तुम्हारे संविधान जो लिखोगे अगर उसको मान गए, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ अब हम तुमको दे के जा रहे हैं, है ना, हम तुमको दे के जा रहे हैं अपना देश, मतलब अपना देश मतलब तुम्हारा देश हम छोड़ के चले जाएंगे, ये कहना था बर्केनहेड का। तो उसी दिन से मोतीलाल नेहरू, और चूंकि मोतीलाल नेहरू वकील थे, याद रखना मोतीलाल नेहरू वकील थे, तो मोतीलाल नेहरू संविधान लिखना शुरू कर दिए। मोतीलाल नेहरू क्या करना शुरू कर दिए? संविधान लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। और और संविधान जो लिख रहे थे उसका नाम उन्होंने क्या दिया? नेहरू रिपोर्ट। जो संविधान लिख रहे थे मोतीलाल नेहरू, उसका उन्होंने क्या नाम दिया दोस्त? नेहरू रिपोर्ट नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्त? नेहरू रिपोर्ट नाम दिया। और ये संविधान लिखना शुरू कर दिया, और लिख करके तैयार कब कर दिए? 1928 ईस्वी में तैयार कर दिए। 1928 ईस्वी में ये तैयार भी कर दिए, है ना। अब क्या होने लगा? अब ये थोड़ा जांचने लगे कि क्या ये भारत के लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तब तक क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग होता है, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, ये नेहरू रिपोर्ट को ठुकरा देता है। नेहरू रिपोर्ट को ठुकरा देता है, बोलता कि ना हम तार रिपोर्ट के ना मानम, हम तार संविधान लिखल ना मानम। कौन? आंसर ये मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मानता नहीं है। तब जाके बर्केनहेड कहता है, मैं बोला था ना कि तुम्हारा संविधान अगर लिखा लोग मांग गए तभी हम छोड़ के जाएंगे, हम नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका नेहरू रिपोर्ट फेल हो जाता है। नेहरू रिपोर्ट फेल हो जाता है। तो यहाँ से बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछता है दोस्त कि नेहरू रिपोर्ट कब लिखा गया? तो 1928 ईस्वी को। किसने लिखा? ऑप्शन ए दिया मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया जवाहरलाल नेहरू। किसको मारोगे? जल्दी बता। सवाल बिहार बोर्ड में आया कि नेहरू रिपोर्ट, है ना, बताइए जरा, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू? जल्दी बता। तो बहुत सारे लड़के अक्सर गलती से, जल्दबाजी में, ये क्या बोलते हैं, मनीष बेदर्दी कहाँ चले गए? खो गए क्या भाई?
मनीष बेदर्दी, हेलो हेलो मनीष बेदर्दी, जल्दी बता लो कौन सा आंसर होगा। तो सर मोतीलाल नेहरू। बहुत सारे लड़के गलती से जवाहरलाल नेहरू बोल देते हैं, तो ध्यान रखना नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। क्यों, तो आंसर अधिराज के मांग के लिए, अधिराज के मांग के लिए। लेकिन इनको नहीं मिला था, लेकिन इनको नहीं मिला था, है ना, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया था। तो अब इन्हीं के बेटा थे, इन्हीं के बेटा थे, नाम तो सुने ही होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके एक बेटा थे जिनका नाम था क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि पप्पा टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, आप तो आधवे राज का मांग किए थे ना, अधिराज्य का ही ना मांग किए थे। मैं अब से, अरे मेरे भाई देखो यहाँ पर हमने बोला, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी अब सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए 1928 ईस्वी में दोस्त हुआ क्या कि मोतीलाल नेहरू एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बर्केनहेड, वहां से उन मतलब इससे जो मोतीलाल नेहरू थे ना, अधिराज की मांग किए थे। अधिराज मतलब कि अब आधवा राज हम लोग का कम से कम दे दो लोग, है ना, पूरा नहीं दोगे तो ठीक है, और आधवा पर तुम लोग राज करो। तो वो बोलता है बर्केनहेड बोलता है कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा आपका आधा साम्राज्य, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि आपको, है ना, क्या करना पड़ेगा, तो आंसर संविधान तैयार करना पड़ेगा, और ये बात मनवाना पड़ेगा कि ये पूरे लागू होगा कि नहीं होगा, कहाँ पे, तो भारत में। तो क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने लगते हैं, कौन, मोतीलाल नेहरू, जो कि एक वकील रहते हैं, ये संविधान लिखने लगते हैं, और 1928 ईस्वी में ये संविधान लिख करके तैयार कर देते हैं, जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट रखते हैं, ठीक है। लेकिन 1906 ईस्वी में स्थापित जो मुस्लिम लीग रहते हैं, वो इसकी इस नेहरू रिपोर्ट को ठुकरा देते हैं, बोलते हैं कि हम आपके रिपोर्ट यानी हम आपके संविधान को नहीं मानेंगे, हम अपने संविधान को नहीं मानेंगे। तो इस तरह से इनका जो रिपोर्ट था वो फेल हो जाता है, नेहरू रिपोर्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब बुझा गया, बुझा गया कि ना बुझा गया। मनीष बेदर्दी कहाँ गए रे भाई, क्यों ना चुप रहा करो, दिल टूट जाएगा, कुछ तो बोला करो। अच्छा नीतीश जुड़ गए हो, बहुत सुंदर, प्रचार करो भाई वहां पर ही दबा के एकदम, ससाराम में भी प्रचार कर डाल भाई, प्रचार कर डाल भाई। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि पप्पा टेंशन मत लीजिए, आप तो अधवे राज का मांग किए थे, हम पूरा राज मांगेंगे, हाँ मैं पूरा राज का मांग करेंगे, है ना, हम पूर्ण राज का मांग करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं, बोलते हैं कि हमको अधिराज्य नहीं चाहिए, हमको पूर्ण राज्य चाहिए, यानी पूरी तरह से भारत हम लोग का होना चाहिए। इसकी घोषणा कब करते हैं, तो आंसर है 1929 ईस्वी में करते हैं, 1929 ईस्वी में करते हैं। कहां से कर रहे हैं, तो आंसर है, आपको याद होगा ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये बोलते तो एक व्यक्ति थे, सदस्य थे, ठीक है, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको मैं ये भी बता रहा था कि हर साल इसका अधिवेशन होता है, हर साल इसका सम्मेलन होता है। तो एक बार सम्मेलन हो रहा था 1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी में किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। कहाँ पे दोस्त, लाहौर में। लाहौर किस नदी के किनारे है, याद रखना, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण अधिकार चाहिए अपने देश का। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा देश ये हो, हमें पूरी तरह से अधिकार चाहिए, हमें अपने देश का, है ना, जो जो भी चीजें हमको पूर्ण अधिकार में चाहिए। तो याद रखना, आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुआ, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था सर, आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में, इसी सम्मेलन में दोस्त, इसी सम्मेलन में जो जब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि हम लोग क्या करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि हम लोग दोस्त 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झंडा फहराएंगे। और तब से लेकर के आज तक, तब से लेकर के आज तक, तब से लेकर के आज तक 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। तब से लेकर के आज तक 26 जनवरी को, है ना, गणतंत्र दिवस के रूप में झंडा फहराया जाता है। इसके पीछे का और भी वजह है, मैं वो भी बता रहा हूं। पहले तो आप ये बताइए
क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए। देखो बैड गर्ल है, बोले जय मैथ्यूजन। अरे भाई चुपचाप रहने का मतलब मैं ये थोड़ी ना बोला था कि हम कमेंट करूं कि कमेंट करिए समझ आ गया कि ना आ गया। तो भाई उस समय आप बात कर रहे थे ना शशांक से बेवजह वाला, बस इसलिए बोले थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? तो उसी समय से पूर्ण स्वराज की घोषणा हुआ, और उसी समय लाहौर में जब सम्मेलन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या मनाएंगे? आंसर है झंडा फहराएंगे, और उसी दिन से हम लोग मान लेंगे कि हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। हम लोग क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं। ठीक है, स्वतंत्र हो चुके हैं, ये हम लोग मान लेंगे, ये हम लोग मांग लेंगे। लेकिन हम लोग को रियली में आजादी कब मिली थी? रियली में आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। रियली में हम लोग को जो आजादी मिली थी दोस्त कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिला था। और संविधान बनने में कितना समय लग गया था? 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी संविधान पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बन के तैयार हो गया था। आपके मन में आ रहा होगा कि सर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बन के तैयार हो गया था, तो इसको इतना दिन बाद क्यों लागू किया गया? तो भाई चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिए थे कि हम लोग 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झंडा फहराएंगे, और हमेशा से हर साल फहरते आ रहा था। सोचो ना, लगभग 17-18 साल झंडा फहरते आ गया, 17 साल तक झंडा फहरते आ गया। 26 जनवरी को हर हर साल झंडा फहराता था इंडियन। ठीक है, 26 जनवरी को। अब ये डेट फेमस हो चुका था, तो अब इसको अगर इस दिन को हटा दिया जाता तो फिर दिक्कत ना होता जी। फिर क्या हो जाता? फिर दिक्कत होता। तो इसीलिए इसीलिए क्या करते हैं, जो भारत के लोग होते हैं, है ना, वेट करते हैं। 26 नवंबर को तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो लोग वेट करते हैं 26 जनवरी का। और जैसे ही 26 जनवरी आता है, जैसे ही 26 जनवरी आता है, तो संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि संविधान को क्यों आखिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू किया गया था, जबकि तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हो गया था। समझ गए? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी बताइए, क्लियर है? जल्दी बताइए दोस्त, क्लियर? यस और नो, प्लीज कमेंट राइट नाउ इन द चैट सेक्शन। जल्दी बताइए, क्लियर है दोस्त? यस सर, क्लियर है। क्या आप ये बात पहले से जानते थे? क्या आप ये बात पहले से जानते थे? क्या ये बात आप पहले से जानते थे? यस और नो? नहीं जानते थे तो बोलो नो कि नो सर। हाँ, एक और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, एक और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। आज के क्लास का लास्ट बात है, आप सुन लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो याद रखना 1937 ईस्वी में हुआ था, फैजपुर जो कि महाराष्ट्र में है। फैजपुर, ठीक है, फैजपुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर हुआ था। समझ गए? ठीक है, ग्रेट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो एक देखिए, जितना भी हो रहा था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एथी अधिवेशन, या यूं बोले तो सम्मेलन, वो हो रहा था शहरी इलाका में। लेकिन एकमात्र यानी पहली बार 1937 ईस्वी में फैजपुर, यानी जो कि महाराष्ट्र के एक गांव है फैजपुर, वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। तो ये बिहार बोर्ड में पूछ भी सकता है, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है दोस्त, कल हम लोग बात किए थे कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग कर 26 जनवरी 1930 ईस्वी से ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके, है ना, क्या मनाने लगे लोग? आंसर है स्वतंत्र रूप मनाने लगे, और उसी दिन से झंडा फहराने लगे। किंतु उसके बाद क्या होता है कि जब एक बार
एक बार की बात है दोस्त, वो क्या रहा होता है, यार दिमाग खराब कर दिया लोग। एक बार की बात है 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में दोस्त, कब 1938 ईस्वी में, है ना, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के लिए डिसाइड करना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, है ना। तो उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के बात आ रहा था ना, तो उस समय अध्यक्ष के लिए महात्मा गांधी चाह रहे थे ना कि पट्टाभी सीतारामैया को बनाया जाए अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जबकि उस समय एक फेमस नेता थे, फेमस क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो बोलते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो व्यक्ति, समझ रहे हो। खून दोनों का मतलब ये नहीं कि खून दे दो और तुमको ये आजाद कर देंगे, ऐसा नहीं है। खून देने का मतलब साथ दो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा ना, ये बात बोले थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरुद्ध आवाज उठाते कि नहीं, आपका बात नहीं होगा, आप जो बार बार कहते हैं आपका बात मान लेते हैं लोग, लेकिन अब की बार हम अध्यक्ष बनेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो महात्मा गांधी भी थोड़ा सा शांत रह जाते हैं, बोलते कि बात तो सही है, हर बार मेरा ही बात लोग मानते हैं, इस बार मैं सुभाष चंद्र बोस का बात मान ही लेता हूँ। तो फाइनली याद रखना दोस्त, 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं। कहाँ पे, किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा होता है, तो हरिपुरा जो कि गुजरात में है, हरिपुरा जो कि गुजरात में है। अब एक साल जब गुजर जाता है, एक साल जब गुजर जाता है, आपको मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्त हर साल अधिवेशन होता है। हर साल क्या होता है, अधिवेशन होता है। हर साल क्या होता है दोस्त, अधिवेशन होता है। तो जब अधिवेशन हो रहा था, जब अधिवेशन हो रहा था, अबे जब अधिवेशन हो रहा था 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में अधिवेशन हो रहा था, तो पुनः क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। क्योंकि हर साल अलग अलग अध्यक्ष बनते थे लोग, हर साल अलग अलग अध्यक्ष बनते थे। तो 1939 ईस्वी में पुनः अध्यक्ष के लिए चयन कराने लगे लोग कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसे में क्या होता है, महात्मा गांधी वापस बोलते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया को हम अध्यक्ष बनाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं खबरदार जो आपने ये किया तो, है ना, जो मन आपका वो नहीं कर लीजिएगा। अब की बार चुनाव होगा, जो जनता जो जिसको ज्यादा वोट देगी वही जीतेगा, जो जनता ज्यादा वोट देगी जिसको वही जीतेगा, है ना, वही अध्यक्ष बनेगा। तो पहली बार चुनाव होता है कब, 1939 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को चुनने के लिए, बिहार बोर्ड में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को चुनने के लिए पहली बार अध्यक्ष बनाने के लिए, मतलब चुनने के लिए चुनाव कब हुआ था, 1939 ईस्वी में। और ये भी याद रखना है आपको कि 1938 ईस्वी में पहली बार सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1939 में चुनाव होने लगा, क्योंकि वापिस से महात्मा गांधी कह रहे थे कि मैं सीता, है ना, सीता जो थे ना पट्टाभी सीतारामैया, उन्हीं को मैं बनाऊंगा काची अध्यक्ष। लेकिन 1939 ईस्वी में फिर से सुभाष चंद्र बोस बोलते कि नहीं, आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, मन है तो चुनाव करा लीजिए, 1 मिनट दोस्त वेट करिएगा। तो बोलने लगे कि नहीं, ज्यादा फड़फड़ाना है तो चुनाव करा लीजिए, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा और वही अध्यक्ष बनेगा। तो उस समय क्या होने लगता है, वोट होने लगता है। तो जब वोट होता है ना दोस्त, जब वोट होता है तो होता क्या है कि ये जीत जाते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि महात्मा गांधी से उस समय लोग नाराज रहते हैं, क्योंकि जब उस समय से नाराज थे लोग, जब उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के सजा से नहीं बचाए थे, जिस वजह से ये थोड़ा नाराज रहते हैं लोग महात्मा गांधी से। इसीलिए सारे के सारे लोग वोट दे देते हैं किनको, आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस पुनः जीते जाते हैं 1939 ईस्वी में भी, और 1939 ईस्वी में भी अध्यक्ष बन जाते हैं किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बताइए। ओ भाई जय श्री राम, देखो लोग इधर, क्लियर, जल्दी बताओ लोग, क्लियर है। जल्दी बताओ, क्लियर, यस सर, ठीक है। अब जैसे ही दोस्त ये जीत जाते हैं दोबारा से, तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि ये मेरा हार है ना, ये हार किसका है, मेरा हार है, ये सीता, है ना, पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं है, ये मेरा हार है, ठीक है। अब क्या होता है
कि जब जैसे ही दोबारा जब जीत जाते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस को ना अच्छा से अध्यक्षता नहीं करने दिया जाता था, तंग किया जाता था, बहुत ही तंग किया जाता था, है ना, बहुत ही इनको तंग किया जाता था, हर बार कुछ ना तो कुछ कर ही दिया जा रहा था, जिस वजह से ये परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं कि रुको संतोनी के बहुत तंग करता था हमने के, है ना, मैंने सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि तू लोग बहुत हमको तंग कर रहा है, रुक हम छोड़ेंगे, अध्यक्षता ही छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में ही अध्यक्ष पद को त्याग देते हैं, अध्यक्ष पद को त्याग देते हैं, है ना, उन लोगों के ऐसा चाल रहन से अध्यक्ष पद को त्याग देते हैं। कौन, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस त्याग देते हैं इस अध्यक्षता को, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, जो बिहार के लाल रहते हैं, है ना। तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बिहार बोर्ड में एक और सवाल पूछा जाएगा कि बताइए बताइए सुभाष चंद्र बोस ने कब अध्यक्षता को त्यागा था, तो 1939 ईस्वी में। अध्यक्षता त्याग कर मतलब त्याग होने के बाद किसको बनाया गया अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। मैं इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी कहानी बता देता हूँ, इन दोनों जन के बारे में थोड़ा, दोनों लोग ब्रिलियंट थे, पता है। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। एक बार अंग्रेज सब एग्जाम ले रहा था तो पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आए थे, सोच लिए, कौन, सुभाष चंद्र बोस। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि ये एग्जाम देने जा रहे थे, और ये मतलब क्या कर रहे थे ना कि आधा घंटा मतलब टाइम बचा था तब एग्जाम में पहुंचे। तो एग्जामिनर ना इनको एंट्री नहीं करने दे रहा था, लेकिन फिर भी कसम रिक्वेस्ट करके पहुंच गए कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल में, और जाके खैनी बनाने लगे एग्जाम हॉल में। खैनी बनाने लगे तो एगो टीचरवा देख लिया, बोला ये क्या कर रहा है तू, है ना, तू खैनी बना रहा है और आधा घंटा टाइम में है, तू लिख भी नहीं रहा है, लेट भी आया है ना, तू कैसे पास होखेगा। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बहुत तेज रहते हैं, और उसमें ना 10 सवाल पूछा गया था, सिर्फ कई गो सवाल पूछा गया था, 10 गो सवाल, जिसमें से अंग्रेजवा सब बोला था कि इनमें से किन्हीं 10 का जवाब दें, सॉरी 10 में से किन्हीं 5 का जवाब दीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, 30 मिनट में ही धुआं छोड़ा के 200 लिख देते हैं, 200 सवाल का आंसर दे देते हैं, और ये उल्टा शब्द में लिख देते हैं कि आप इन्हीं 10 में से किन्हीं 5 को जांच कर ले, मतलब 200 में से किन्हीं 5 को जांच कर लो। सोचो कितना कॉन्फिडेंस था बंदा में, 10 गो बना दिए थे और बोले कि कौन 5 गो को जांच कर लो, है ना। तो जब जांच होता है, रिजल्ट आता है, तो पूरे रैंक 1 प्राप्त करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज भी इनकी कॉपी दिल्ली में रखा गया है ना, आज भी इनकी कॉपी दिल्ली में रखा गया। तो ऐसे ऐसे बिहार में हस्तियां पैदा हुए हैं, तो आप भी मेहनत करिए, बेहतर करिए। चलो बोलो, इतना क्लियर है, 1 नंबर पे, समझ गए नहीं समझ गए, बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप हमें। हेलो हेलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान गए। सुभाष चंद्र बोस भी कम नहीं थे, पूरे वर्ल्ड में 4 नंबर पे आए थे, खतरनाक लेवल के इंसान थे। अब ऐसे में क्या होता है दोस्त, समझिएगा, अब क्या होता है जब अध्यक्षता को त्याग देते हैं ना, कौन, सुभाष चंद्र बोस, तो अब 1939 ईस्वी में ही 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक का स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक का स्थापना करते हैं, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक का स्थापना करते हैं। तो बिहार बोर्ड सवाल पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो आप बताना सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे, 1939 ईस्वी में। इसी दौरान उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, क्या चलो, दिल्ली चलो, और नारा दिए थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, यानी तुम हम लोगों को सहायता करो, हम तुमको देश के लिए लड़ेंगे और आजाद कराएंगे, ये नारा दिए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि अरे इसके बाद होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस दोस्त ना, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, उस समय बात आपको याद होगा कि बहुत पहले मैंने बताया था चैप्टर 2 में कि जर्मनी अपने समय का बहुत ही शक्तिशाली देश होता था, जर्मनी अपने समय का बहुत ही शक्तिशाली देश होता था, क्योंकि वहां का जो राजा था वो हिटलर था, और हिटलर के शासन काल में जर्मनी बहुत ही पावरफुल था यार। तो एक बार सुभाष चंद्र बोस जाते हैं मिलने, कहाँ पे, तो आंसर है जर्मनी, किससे, हिटलर से मिलने जाते हैं। तो उसी समय बाद आसपास, है ना, हिटलर ना इनको एक उपाधि देता है, एक उपनाम देता है, उपाधि यानी कि उपनाम देता है, और क्या बोलता है, नेताजी। तो याद रखना, बिहार बोर्ड में सवाल पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया था, तो आंसर है हिटलर ने दिया था, किसने दिया था, हिटलर ने दिया था, ठीक है। तो ये जाते हैं मिलने। अब क्या होता है दोस्त,
वहां से, है ना, वहां से जर्मनी से जब वापस आते हैं तो ये जाते हैं जापान। ये कहाँ जाते हैं दोस्त? सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले जाते हैं? जापान चले जाते हैं। और जापान में जैसे हमारे यहाँ भारत है ना, तो भारतीय वायुसेना, है ना, फिर भारतीय वायुसेना हो गया, भारतीय थल सेना, है ना, है कि नहीं है? तो ऐसे ही जापान में एक सेनाओं का एक एथी था, फौज था। उस फौज का नाम था आजाद हिंद फौज। क्या नाम था दोस्त? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, जल्दी बताइए। यस यस, बहुत सुंदर, आजाद हिंद फौज। उसमें जाकर ये भर्ती हो जाते हैं और इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। जापान के आजाद हिंद फौज का इनको क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। और बिहार बोर्ड सवाल पूछेगा कि भाई आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ये दो लोग मिलकर के आजाद हिंद फौज का स्थापना करते हैं। तो और फिर इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। किनको? सुभाष चंद्र बोस को दोस्त अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि वहां से सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, सुनिएगा, तो एक एक लाइन सुनिए, कहानी के जैसे याद हो जाएगा, समझ रहे हो? सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? जापान, क्योंकि जापान दोस्त उस समय का बहुत ही शक्तिशाली, ये भी एक देश था, बहुत ही विकसित देश था और शक्तिशाली देश था। तो जब ये अध्यक्ष बना दिया जाता है इनको आजाद हिंद फौज का, तो ये सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? जापान से चलते हुए सिंगापुर जाते हैं। जापान से चलते हुए सिंगापुर जाते हैं, जो सैनिकों को लेकर के, और पहुंचते हैं कहां पर? सिंगापुर पहुंचते हैं। और सिंगापुर पहुंच कर दोस्त आजाद हिंद सरकार का स्थापना करते हैं। आजाद हिंद सरकार का स्थापना करते हैं। बिहार बोर्ड में पूछेगा कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आंसर है सर, किसने किया था? तो आंसर है सर, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो जब वहां पर पहुंचते हैं सिंगापुर, कौन? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। वहां से पहुंच करके रेडियो पर संदेश भेजवाते हैं अपने भारत देश में आक्रमण करने के लिए। और पहले गांधी जी के पास संदेश भेजवाते हैं रेडियो के माध्यम से कि गांधी जी, मैं आ रहा हूं और हम अंग्रेजों पर आक्रमण करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिएगा, आप हमारा साथ दीजिएगा। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे। तो इसीलिए बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया है बहुत बार कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, समझ गए? तो वहां पर सिंगापुर जाकर के इन्होंने अनाउंस किया कि हेलो गांधी जी, हाँ हाँ मैं आ रहा हूं भारत में अंग्रेज पर आक्रमण करने। तो ऐसा संदेश मतलब वो भिजवा रहे थे, समझ गए? तो अब ऐसे में क्या होता है दोस्त कि जैसे ही ये बात होती है, तो ये यहाँ तक तो बात मतलब चल रहा था, यहाँ तक तो बात बन रहा था। लेकिन दोस्त क्या होता है, इसी दौरान होता क्या है कि भाई विश्व युद्ध चल रहा होता है, आपको मैंने बताया था। तो अमेरिका क्या करता है, उसके पास ना परमाणु बम रहता है, अमेरिका के पास परमाणु बम रहता है, और परमाणु बम फेंक देता है जाके कहाँ? पंजाब के हिरोशिमा पर और नागासाकी पे फेंक देता है। अब बेचारा जापान तबाह हो जाता है। और जब जैसे ही जापान तबाह हो जाता है, तो जो सैनिक सुभाष चंद्र बोस लेकर गए थे जापान से सिंगापुर, वो सभी के सभी सैनिक वापस लौटकर अपने देश चले जाते हैं। और बेचारे सुभाष चंद्र बोस सफल नहीं हो पाते हैं अपने सैनिकों को वहां ले जाने में। फिर कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि ये कहीं सफर कर रहे होते हैं, कौन? सुभाष चंद्र बोस कहीं सफर कर रहे होते हैं। तो जब दोस्त ये सफर कर रहे होते हैं हवाई जहाज में, तो होता क्या है कि हवाई जहाज में जब ये सफर कर रहे होते हैं, तो अचानक एक बार, है ना, क्या हो जाता है दोस्त, एक बार वायुसेना से जा रहे थे, मतलब वायुयान से जा रहे थे, तो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को कुछ दुर्घटना होता है, जिनके कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाती है? एक क्रांतिकारी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना? कहिया? तो आंसर है सर 18 अगस्त 1945 ईस्वी को इनकी मौत हो जाती है। तो क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो जरा आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। देखिए इसके बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा बैक चलते हैं। 1935 ईस्वी में दोस्त, 1935 ईस्वी में दोस्त क्या होता है कि 1935 ईस्वी में, है ना, 1935 ईस्वी में अंग्रेज सब भारतीय परिषद अधिनियम की घोषणा करता है। अंग्रेजवा सब क्या करता है? भारतीय परिषद अधिनियम की घोषणा करता है। याद होगा मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को
जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का जब मांग किए थे, पूर्ण स्वराज का जब मांग किए थे, तो उस समय से झंडा फहरा रहे थे लोग। तो अंग्रेज के माइंड में कुछ चल रहा होगा। तो इसी दौरान 1935 ईस्वी में दोस्त, कब 1935 ईस्वी में अंग्रेज क्या करता है, भारतीय परिषद अधिनियम की घोषणा करता है। इसके अनुसार, इस भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार अंग्रेज भारतीयों को बोलता है कि आप अपने प्रांत में सत्ता कर सकते हैं, यानी आप अपने प्रांत में अपना सरकार बना सकते हैं, अपने राज्य में अपना सरकार बना सकते हैं। खुश करने के लिए सब धूर्त था तो असही सब गोरखा सब, तो खुश करने के लिए बोल दिया लोग कि आप अपने राज्य स्तरीय सरकार बना सकते हैं। परंतु दूसरा का कंडीशन रखता है कि केंद्र में द्वंद्व शासन लागू होगा। केंद्र जो सरकार है, जो देश को चलाता है, भारत में दो तरह के सरकार होते हैं, हमने आपको बताया है, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। राज्य सरकार का काम है कि अपना राज्य को आगे ले जाना, जैसे बिहार सरकार जो कि अपने राज्य को देखती है। एक केंद्र सरकार है जैसे मोदी जी जो पूरे भारत को देखते हैं ना। तो दो तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। तो अंग्रेज लोग बोलता है कि केंद्र सरकार में द्वंद्व शासन होगा, यानी हमारा भी होगा और आपका भी होगा। तो लोग मान लेते हैं, है ना, लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। बस आपको इतना ही इस बारे में जानना है। अब महात्मा गांधी शांत रहते हैं, है ना, इतना बीच में महात्मा गांधी शांत रहते हैं। याद है महात्मा गांधी 1920 में आंदोलन किए थे, 1930 में किए थे, फिर उसके बाद महात्मा गांधी सठिया गए थे। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी अंतिम आंदोलन करते हैं और बोलते हैं कि अब की भी अंग्रेजवा सबके तो भगाइए दे, अब की भी अंग्रेजवा सबके क्या कर देंगे, भगा देंगे। तो इसके लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं दोस्त, इसके लिए महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन, महात्मा गांधी। तो बिहार बोर्ड में सवाल आया कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया, महात्मा गांधी। सर कहिया किए थे, तो 8 अगस्त या 9 अगस्त को बोलना है। सर 8 9 अगस्त 9 अगस्त कौन मारेंगे, अरे मेरे भाई 8 अगस्त को रात 12 बजे आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी। अब बताओ 8 बताओगे कि 9, इसीलिए बोल रहे हैं कि 8 अगस्त याद रखना है, 9 अगस्त याद रखना है। तो 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे। कब, 8 अगस्त या 9 अगस्त बोलना है, जैसा ऑप्शन में रहे मार देना। 1942 ईस्वी को। कहां से, तो बरघा जो कि महाराष्ट्र में है, बरघा अधिवेशन के ग्वालियर नाम का जगह है, ग्वालियर टैंक जो कि महाराष्ट्र में ही है, वहां के मैदान से महात्मा गांधी भीड़ एकत्रित कर बोले कि भारत छोड़ो, है ना, अंग्रेज सब भारत छोड़ो। और इसी समय महात्मा गांधी नारा दिए थे अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। और इसी समय महात्मा गांधी नारा दिए थे करो या मरो, मतलब देश के लिए लड़ जाओ, देश के लिए आजाद, देश को आजाद करवा दो या तो मर जाओ। ये नारा दिए थे कौन, महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी उब गए थे, बोल रहे थे कि कसम हमको आजाद करा देना है अपने देश को। इसके लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या आपको यहां तक की बात क्लियर है, फिर मैं आगे बताऊंगा। हेलो बच्चा, पार्टी क्लियर है। एक बार का हाल बा हो, केकरा से पूछा तड़ा हो बचावा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी 8 अगस्त या 9 अगस्त को 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। इस आंदोलन में क्या होता है कि महात्मा गांधी कहाँ से करते हैं, तो बरघा नाम का एक जगह है दोस्त महाराष्ट्र में, वहां पर एक ग्वालियर टैंक नाम का मैदान है, जैसे रमना मैदान है, गांधी मैदान है, ऐसे ही महाराष्ट्र में एक ग्वालियर मैदान है बरघा नाम के जगह पर। वहां से महात्मा गांधी क्या करते हैं दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और उसी समय नारा देते हैं अंग्रेज भारत छोड़ो, यानी है ना, हम लोगों को अपना साम्राज्य दे दो और तुम लोग भागो सब अपना जगह। और उसी समय नारा दिए थे करो या मरो। अब ऐसे में क्या होने लगा दोस्त, ऐसे में होने लगा कि अंग्रेज अधिकारी दोस्त क्या करने लगा, लोग रात 12 बजे, अब चूंकि रात 12 बजे देखते होगे ना 0-0 हो जाता है, इसे 0-0 हो जाता है, तो इसीलिए हम 12 बजे को जीरो ऑपरेशन बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा 8 अगस्त के रात 12 बजे पता चलता है अंग्रेज अधिकारियों को, तो वो लोग क्या करता है, जीरो ऑपरेशन लागू करके जितना भी नेता रहते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए रहते हैं, है ना, कौन कौन, तो सर ये
पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये सभी के लोगों को अंग्रेज सब जीरो ऑपरेशन तहत गिरफ्तार कर लेता है ना, गिरफ्तार कर लेता है लोग। तो इसी बीच में एगो तेज व्यक्ति रहते हैं, पता है नाम क्या है? बिहार के लाल, बिहार के आन बान शान, जो बोले थे संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार बोर्ड में आया कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण जेल से भाग जाते हैं जब अंग्रेजवा साहब जीरो ऑपरेशन के तहत जब गिरफ्तार किए थे बड़े बड़े नेताओं को, तो क्या करे, ये तो जेल में भर्ती हो गए थे, लेकिन कसम भाग गए जेल से। जेल से भाग के कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। भारत का पड़ोसी देश जो है ना नेपाल, वहां पर भाग गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। और भाग के वहां जाके छुप छुप के क्या करते रहे? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में लग गए। कौन? तो आंसर है सर जयप्रकाश नारायण, वही व्यक्ति जो बिहार के लाल है। ओ भाई साहब, बिहार के लाल है ना। तो जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, इन्होंने पूरी तरह से अपना भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उस समय तो जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था सब अंग्रेज। भाई आंदोलन को बढ़ावा देना जरूरी था। अब भाई नेता नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे तो भाई आंदोलन कौन करेगा? बिना नेता के आंदोलन होता है? नहीं होता है। तो भाग गए सब, जेल में पकड़ लिया था लोग, तो भाग गए थे ये जयप्रकाश नारायण, तो यही काम कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा देने का। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण के बारे में दो बातें आपको याद रखना है। इन्होंने स्थापना किए थे किसका? बिहार समाजवादी पार्टी का। कब? 1931 ईस्वी में। बिहार बोर्ड में सवाल आया कि बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने किया था? आंसर 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने। या वही जयप्रकाश नारायण है जो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, है ना, लाहौर अधिवेशन के दौरान। आपको याद होगा, मैंने बता दिया था, उस बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है। तो गांधी मैदान से कर रहे थे, है ना, गांधी मैदान से कर रहे थे, पटना के गांधी मैदान से, लाहौर से नहीं, है ना, लाहौर अधिवेशन में, पटना के गांधी मैदान से। ठीक है। और इनके बारे में एक और याद रखना है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब किए थे? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। होता क्या है कि जब ये पूरी तरह से जब ये काम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे ये सब कहानी चलते रहती है। और फाइनली दोस्त, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो जाता है और हम लोग आजाद देश घोषित कर दिए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त। लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगा। इस तरह से दोस्त ये चैप्टर समाप्त। भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि भारत आजाद हो गया था। भारत दोस्त आजाद हो गया था कब? तो भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही। और संविधान लिखने में जब भारत आजाद हुआ, आपको पता है ना भाई, किसी भी देश को, देश छोड़ो ना, स्कूल को चलाने के लिए हमको रूल चाहिए होता है, रूल रेगुलेशन। तो बताओ, भारत जैसे इतना विशाल देश को चलाने के लिए हमें संविधान चाहिए था ना। तो संविधान लिखने में रहते हैं, क्या बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर रहते हैं और बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जो इनका बातें बताते हैं। बहुत सारे जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पर अपना भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे होते हैं। और फाइनली 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख करके तैयार हो जाता है। और फाइनली 15 अगस्त 1947 ईस्वी से जब जोड़िएगा 2 साल 11 में 18 दिन, तो वो डेट आएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। तो उस डेट को संविधान हम लोग का तैयार हो गया था। लेकिन लागू क्यों किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को? मैंने कल के क्लास में बताया था। रीजन ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस घोषणा कर दिए थे, है ना। इसीलिए उस दिन को मतलब सम्मान देने के लिए, है ना, कुछ दिन बाद ही लागू किया गया था। काची का आंसर है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था दोस्त? तो आंसर है सर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। जिसका प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और जिसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो मैंने हर वो कहानी लफ्जों में व्या कर दिया। राधिया बोली 1 नंबर पढ़ाते हो तो भाई शेयर करो ना। सही बोली राधिया, सही, एकदम ग्रेट। तो मैंने खत्म कर दिया दोस्त। अब बिहार बोर्ड में ना कुछ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा यार। कुछ चीजें तो डायरेक्ट तो याद करना पड़ेगा ना। मैंने हर चीज आपको याद कराया, तो कुछ डायरेक्ट याद कर मेरे भाई।
बिहार बोर्ड में पूछा जाता है मोपला विद्रोह, कौन सा विद्रोह? धुआं का मार के मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। कब? तो आंसर 1921 ईस्वी में। कहां पर? केरल में। दूसरा का आपको याद रखना है कि हिंदू महासभा, हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। किसने दोस्त? मदन मोहन मालवीय ने। कब? 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में किए थे। आपको फिर अगला याद रखना है मेरे दोस्त कि 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किसने किया था? केबी हेडगेवार ने, केबी हेडगेवार ने। कहाँ पे? नागपुर में। ये सब आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना है? 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, है ना, जिसको शॉर्टकट में आरएसएस बोलते हैं, इसकी स्थापना किसने किया था दोस्त? केबी हेडगेवार ने किया था। कहाँ पे? नागपुर में किया था। कहाँ दोस्त? नागपुर में किया था। फिर आपको एक और याद रखना है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना। ये बिहार बोर्ड का ना सबसे फेवरेट ऑब्जेक्टिव है। कौन सा सर? ये वाला, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। तो याद रखना, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। 1936 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा। ये भी बात आपको याद रखना है। फिर आपको एक दो और याद रखना है दोस्त कि होम रूल आंदोलन कब चालू किया गया था? 1917 ईस्वी में। इसकी स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और ये इनके बारे में तो मैं बता चुका हूँ, ये तो खैर मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर याद रखना, एक और आपको याद रखना, पाकिस्तान, भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान। क्या तुम लोग डायलॉग सुना है ना? वो कब आजाद हुआ था? तो सर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हम लोग से ठीक एक दिन पहले बोला कि हमने के जाता नहीं जा, है ना, तो आजाद हो गया भाई। अंग्रेज तो आजाद हुआ, लेकिन फिर भी जो फूट डालो और शासन करो, है ना, आज भी हम लोग के अंदर भर के चला गया, है ना। नहीं तो शायद कुछ अलग ही स्थिति होगा। और महात्मा गांधी को गोली मार दिए नाथूराम गोडसे। क्यों? क्योंकि उस समय महात्मा गांधी बोल दिए, है ना, महात्मा गांधी बोल दिए कि हाँ एकदम ग्रेट, महात्मा गांधी बोल दिए कि भाई जिसको जहां जाना है चले जाओ। इसीलिए नाथूराम गोडसे बेचारे खिसिया जाते हैं और गोली मार देते हैं, फिर मर जाते हैं भाई। गांधी जी बताए थे ना। ठीक है, तो एक और चीज याद रखना है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसने किया था? विनोबा भावे, विनोबा भावे, है ना। एक और चीज आपको याद रखना है, महात्मा गांधी एक और ही सत्याग्रह चला रहे थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, उसी समय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इस स्थापना किसने किया था या शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी। इस आंदोलन में भाग लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विनोबा भावे। दूसरा व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब मैंने बता दिया। अब इस चैप्टर में ऐसा कोनो सवाल नहीं है, कतनो खुदिया के पूछेगा सब सब हम लोग बता देंगे, क्योंकि हम लोग भी खुदिया खुदिया के पढ़ लिए हैं, समझ गए। एक एक बात आपको मैंने पढ़ा दिया।